नमस्कार, जोहार। मैं प्रदीप महतो, प्रभात खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेएमएम के केंद्रीय महाधिवेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएमएम का केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है और ये 13वां केंद्रीय महाधिवेशन है। महाधिवेशन में कई निर्णय निकल कर आएंगे, जैसा कि बताया जाता है कि पार्टी संविधान में क्या क्या संशोधन होंगे, क्या क्या निर्णय लेकर के पार्टी आगे काम करने वाली है, उन सब चीज़ों पर बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक जो छनकर सामने आ रही है कि अब तक जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन केंद्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने जा रहे हैं। इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर और मिथिलेश जी, काफ़ी लंबे समय से झारखंड को कवर कर रहे हैं। मिथिलेश जी, आप दोनों से समझेंगे। सबसे पहले आनंद सर, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, आप कवर भी कर रहे हैं लगातार जेएमएम को, मुख्यमंत्री को, और शिबू सोरेन को भी आप काफ़ी लंबे समय से कवर करते रहे हैं। इस कदम को, जिसकी चर्चा हो रही है कि केंद्रीय अध्यक्ष जो है जेएमएम के, अब हेमंत सोरेन कमान अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, अब तक के आपके अनुभव, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और जेएमएम को जो करीब से आपने किया है, आप क्या देखते हैं इस फैसले का? क्या असर पड़ने वाला है झारखंड की राजनीति पर? देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आज गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति एक नई करवट की ओर जा रही है और बड़ा ही ऐतिहासिक ये 13वां जो महाधिवेशन है जेएमएम का, वो इस मायने में ऐतिहासिक हो जाता है कि जो शिबू सोरेन, जो झारखंड जिसको दिशम गुरु के नाम से हम लोग जानते हैं, जो एक क्षेत्रीय दल को स्थापित करना, उसको एक राष्ट्रीय उभार देना और एक बड़े आंदोलन के जनक और बड़े संघर्ष का जनक, 53 साल के जो सफर है जेएमएम का, जो उतार चढ़ाव वाला, 4 फरवरी 1972 को जब ये पार्टी गठित हो रही थी विनोद बिहारी महतो के छोटे से मकान में, आवास में, तो आज वो चीज़ें, और कल जैसा हेमंत सोरेन ने भी कहा कि एक बट वृक्ष का रूप ले चुका है जेएमएम। तो देखिए, आपने जो सवाल किया उससे ये है कि 2019 और 2024 का ये चुनाव दोनों एक मायने में मानिए कि शिबू सोरेन के छाया में ही चुनाव लड़ा गया, लेकिन नेतृत्व हेमंत सोरेन का था। तो अब वो दो चुनाव में हेमंत सोरेन ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया एक जेएमएम के बड़े नेता के रूप में, और एक कहें एक तौर पर तो विकल्प शिबू सोरेन के रूप में। और जब इस बार वो जेल से बाहर निकले तो उनका जो गेटअप था उसको भी आप गौर करेंगे तो एक उस और बढ़ने वाला कदम था। वो उनका पूरा गेटअप, वो उनकी पूरी दाढ़ी और वो बाल, ये बता रही थी कि अब एरा ऑफ शिबू सोरेन जो है सो वो एंड होगा, वो कालखंड अब बंद होगा और हेमंत युग शुरू होगा। तो एक हेमंत युग की ये शुरुआत है, और जिसका उन्होंने 2 टेस्ट पास किया, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव। तो स्वाभाविक तौर पर प्रदीप जी, ये होता है कि जब पार्टी का नेतृत्व करता है, मतलब अपने आप को प्रूफ कर देता है, और वो मतलब अब जो शिबू सोरेन का जो एक पूरा ऑरा था उससे पार्टी निकल कर हेमंत सोरेन एक एस्टेब्लिश नेता पार्टी के अंदर हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि 2 चेयर नहीं होंगे तो 1 चेयर, और जिसको एक्सेप्टेंस है जेएमएम के अंदर, वो अब घोषित हो गया कि हेमंत सोरेन अब इसके नेतृत्व करता होंगे। और शिबू सोरेन को मुख्य संरक्षक, जो कहें कि संस्थापक संरक्षक का पद दिया जा रहा है। तो अब पूरी तरह पार्टी की कमान हेमंत सोरेन के पास से पहले थी, लेकिन वो थोड़ी परोक्ष थी, थोड़ा वो छायावाद में चीज़ें दिखती थी, लेकिन अब ये तय हो गया, एक बड़ा मैसेज है कि अब हेमंत सोरेन इसको पूरे पार्टी को रन करेंगे। मिथिलेश जी, अब जिस तरह से आप भी लगातार झारखंड को लंबे समय से कवर करते रहे हैं, जेएमएम के भी कई खबरें आपने अंदर से निकाली भी है और उसको हम लोग जनता तक पहुंचाने की भी कोशिश की। शिबू सोरेन का युग का एक तरह से हम कहेंगे कि पॉलिटिकल, अब वो काफ़ी सक्रिय नहीं है, राज्यसभा के वो सदस्य हैं, उनके युग का अंत होता जा रहा। आप कैसे देखते हैं और आप इसमें और क्या क्या इनपुट जोड़ना चाहते हैं, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, जैसा कि आनंद जी ने स्पष्ट पहले ही बता दिया है आपको कि एक ठीक है, जो एक समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, सभी दलों में बदलाव आता है जी। तो शिबू सोरेन का जो बदलाव हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि शिबू सोरेन राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी जगह उनके बेटे को दी जा रही है। शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, अभी व्हील चेयर पर हैं जी। तो बहुत से डिसीजंस अभी भी, हालांकि शिबू सोरेन से पूछ के ही लिए जाते होंगे जी, क्योंकि पार्टी में जो सारा एक्सेप्टेंस है वो शिबू सोरेन को लेके है। क्योंकि हम लोगों के रिपोर्टर से जब बातें होती है, गांव में जो लोग हैं जी, वो आज भी हेमंत सोरेन को यही जानते हैं कि शिबू सोरेन का बेटा है जी। तो शिबू सोरेन का वो एक्सेप्टेंस कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक शिबू सोरेन जीवित हैं जी, और जब तक उनका नाम रहेगा तो उनके नाम का इस्तेमाल तो होगा ही। लेकिन ये भी सच है कि जब आप बहुत सक्रिय नहीं रह पाते हैं, तो केंद्रीय अध्यक्ष वो अभी भी थे, लेकिन जनसभाओं में भी जाना, आप देखे होंगे 24 के जनसभा में उनकी कोई सभा नहीं, रैली नहीं हुई जिसको गुरुजी ने संबोधित किया होगा जी। तो अब स्थिति है तो उनको ज़्यादा परेशान भी न किया जाए उस तरह से।
तो वो एक अभिभावक की भूमिका में अब रहेंगे कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो गुरुजी अब वहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरवीन करेंगे। अदरवाइज़ अब पूरी तरह से नया युग शुरू हो रहा है, नया नेतृत्व आया है, कई पुराने लोग पार्टी छोड़ के जा भी चुके हैं जी। तो वो चीज़ जो पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा कि चंपाई सोरेन ने जैसा कि कहा कि हमारी बात सुनने वाला अब कोई नहीं है, यानी कि जो उस दौर के नेता थे वो सिर्फ शिबू सोरेन तक सीमित रहना चाहते थे कि हम उस दौर के नेता हैं तो हम उनसे ही बात करेंगे सीधे। तो अब ये तय हो गया कि एक लकीर एक तरह से समझिए कि खींच गई है कि जिनको एक्सेप्ट करना है हेमंत सोरेन का नेतृत्व अगर मंजूर है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर जा रहे तो चंपाई सोरेन को मनाने की कोशिश नहीं की गई थी बिल्कुल। तो वो चीज़ें तो अब आ गई हैं। तो हेमंत सोरेन ने अपना बताया आनंद जी ने कि अपने नेतृत्व को साबित किया है और बड़ी बात ये रही कि जब वो जेल गए तो उनकी पत्नी ने एक नया नेतृत्व उभर के सामने आया। तो वो चीज़ है, तो वो दिख रहा है कि अब जो झारखंड, जो नया झारखंड, नया भारत की बात मोदी जी करते हैं, नए झारखंड की बात हेमंत सोरेन करते हैं, अबुआ राज की बात करते हैं। तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व क्षमता को इससे भी एक बार आंकना चाहिए कि जब मोदी लहर चल रही थी 19-24 में, दोनों में मतलब मोदी के नाम पे ही लड़ा जा रहा है चुनाव चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी और लगातार दो बार, ये पहली बार इतिहास है कि लगातार पूरे बहुमत के साथ कोई भी गठबंधन या पार्टी सरकार में वापसी करी है। तो ये तो बताता है कि उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, वो संगठन भी चला सकते हैं, सरकार भी चला सकते हैं, चला रहे हैं। तो ये तो है। आनंद सर, जैसा कि आपने कहा कि जब वो जेल में थे, बीच में चाचा के श्राद्ध क्रम में जब वो पहली बार निकले जेल से शामिल होने के लिए, तब उनका लुक चर्चा का विषय बन गया। छवि साफ तौर पर शिबू सोरेन की ही देखने को लगी जिसकी चर्चा आपने की। यहाँ पे एक चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे सर, अभी केंद्रीय अधिवेशन हो रहा है, दिन में हो रहा है। हम लोग जब छोटे थे अक्सर पढ़ते थे और देखते भी थे, सुनते थे कि रात रात में जेएमएम की सभाएं होती थी, केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हो, अधिवेशन हो, तो वो शिबू सोरेन का दौर था। लेकिन हेमंत सोरेन आए, डिजिटल को अच्छी तरह से उन्होंने सोशल मीडिया डिजिटल को मजबूत किया। आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में जब वो सभा में नहीं पहुंच पा रहे थे, तब वो फ़ोन से ही माइक लगा करके फ़ोन से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहते। तो मतलब शिबू सोरेन ने एक वृक्ष लगाया और उसे सींचा, वो बड़ा हुआ, लेकिन अब वृक्ष को विस्तार हेमंत सोरेन किस तरीके से दे रहे हैं, उनकी रणनीतियों पर भी थोड़ा आप चर्चा करके हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम जेएमएम के अंदर देख रहे हैं, जिस चीज़ की आपने बात की, बदलाव, तो उसको हम दो पार्ट में बांटते हैं जी। एक पार्ट है जब 2000 से पहले झारखंड को बनना था जी। तो जेएमएम का अपना एक संघर्ष था जो 28 साल शिबू सोरेन के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ हुआ और एक नेता माना गया झारखंड के अंदर जिसके साथ सारे लोग थे और झारखंड राजकीय आंदोलन हुआ। तो जेएमएम का कोर एजेंडा झारखंड लग रहा था। अब देखिए 2000 के बाद का झारखंड, तो 2000 बाद के झारखंड में 3 बार शिबू सोरेन सीएम बने और 3 बार हेमंत सोरेन बने इस कार्यकाल को मिला करके। तो इस दो खंड में जब आप जेएमएम को बांटेंगे तो देखेंगे कि 2012 तक जब 13 में पहली बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उससे पहले का एक आप चीज़ों को देखें तो शिबू सोरेन को मतलब जिसको कहें कि सत्ता में वो मैकेनिज्म नहीं आता था कि सत्ता में कैसे हम मतलब एकदम गठबंधन चला लें, चाहे हम चीज़ों को चला लें। शिबू सोरेन का तेवर आंदोलन का तेवर था। जेएमएम एक जमीनी पार्टी थी झारखंड आंदोलन की इशूज पर लड़ने वाली। तो वो जो क्लेवर था शिबू सोरेन का, वो जंगलों पहाड़ों के बीच खाक छानना और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना, वो एक अपना उनका तरीका कौशल था। जब हेमंत सोरेन का दौर आया तो गठबंधन की राजनीति हुई। इनके पास दो ऑप्शन थे, भाजपा के साथ और कांग्रेस के साथ। तो देखेंगे जब भाजपा के साथ जेएमएम का चला भी जो वो अर्जुन मुंडा के समय में, तो आप देखिएगा कि जेएमएम उस समय भी पॉलिटिकली एक लगता था कि मतलब इसको कहें कि एक बैसाखी चाहिए झारखंड में, पूरे मेजोरिटी के साथ जेएमएम लीड करके यहाँ सरकार बना दे, वो ऐसी परिस्थिति नहीं बनी। लेकिन जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं उसको हेमंत सोरेन ने बदल दिया। उस पूरे व्याकरण के जेएमएम को बदला है अगर किसी ने, तो हेमंत सोरेन ने बदला है। मतलब मैं सत्ता की दृष्टि से कह रहा हूँ, तो सत्ता की दृष्टि से व्याकरण को बदलना अपने आप में बहुत माहिर। आप जब मैं 2019 का और 2024 का चुनाव देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आता है कि सीटों के बंटवारा को लेकर के जब दिल्ली में बातें चलती थी, होता ये था कि जो डायनेमिज्म जिसको कह सकते हैं, जो प्रभाव होना था जब सिटिंग चेयर में आप बैठते हैं निगोशिएशन के चेयर में, तो यहाँ से लगता था कि एक क्षेत्रीय दल गया है और बात कर रहा है, सीट आपको कितना चाहिए, तो 25 चाहिए, तो 20 चाहिए, तो 15 चाहिए। आप मतलब जिसको कहें कि ऑन द
मिडिल ऑफ द चेयर नहीं रहते थे। नहीं हेमंत रहते थे। सोरेन ने कांग्रेस को और राजद को इस चीज के लिए मजबूर किया कि आई एम द बॉस, आई एम द लीडर, और आपको मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। ये मैसेज हेमंत सोरेन पिछले 2 चुनाव से देने में बखूबी रहे, वो कांग्रेस हो या फिर उनके अलायंस पार्टनर। और जैसे ये मैसेज थ्रू आउट हुआ जमीन पर, तो ये साफ साबित हो गया कि पूरा का पूरा कैंपेन मास्टर हेमंत सोरेन है। 2019 का चुनाव, 2024 के चुनाव में जैसे मिश्रा जी ने कहा कि गैप जो आया लोकसभा के समय, उसको कल्पना सोरेन बखूबी निभाया। अब हाईटेक हुई पार्टी जी, पार्टी ने सोशल मीडिया को समझा, हाँ, इन सारी चीज़ों को, जो बदलाव आ रहे थे राजनीति के अंदर, उस बदलाव को समझा, कंसल्टेंसी को समझा, जी, हाँ, कि कहाँ से हमको किस तरह का करना है, स्टेज कैसे बने, हेमंत सोरेन कैसे आए, हाँ, और उनका संबोधन किस तरह का हो, उसको समझा। और उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, कल जब मैं हेमंत सोरेन का भाषण सुन रहा था तो उसमें एक चीज़ में गौर किया कि स्क्रिप्ट वॉज सो नाइस, इसलिए कि उन्होंने कहा कि ये बट वृक्ष हो गया और युवा जो है इस देश, इस राज्य के लिए आंदोलन कर सकता है तो सत्ता चला सकता है, वो सरकार भी चला सकता है, ये हम साबित करें। तब ये कैडर को क्या कहना चाह रहे थे कि अब पार्टी के अंदर यूथ ब्रिगेड जो है वो सामने आए, उन चीज़ों को संभाले। और एक, अब देखिएगा, आप जैसे स्टीफन दा हैं जी, बड़े लंबे अनुभव के हैं और गुरु जी के बड़े नज़दीक के लोग रहे, और वैसे नेता और 1-2 नेता और हैं, लेकिन आज का जो हेमंत सोरेन का जो टीम है, जो संभावनाओं से भरी टीम है, उसमें आप देखिए सुदीप सोनू है जैसे लोग हैं। तो अब एक पीढ़ी का बदलाव भी जेबीएम अपने अंदर देख रहा है, जिसको बखूबी सहेज करके आगे लेके चलना। ये दौर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं हम यूपी में भी राष्ट्रीय दल है जी, थोड़ा इसको व्यापक फलक में जाएंगे तो अखिलेश के साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया, या राहुल गांधी के साथ भी जो प्रॉब्लम आया, उस पीढ़ी और इस पीढ़ी को एडजस्ट करने में पार्टी के अंदर बगावत आप देखे होंगे पार्टी कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत अंतर पाता हूँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो कैबिनेट बटा, उसमें उन्होंने एक किस्म का बैलेंस भी रखा, पिछले वाला कैबिनेट दोनों को रखा, और एक मतलब मार्जिनल परसेंटेज यूथ को थोड़ा आगे करके उन्होंने चीज़ों को किया। और यही नहीं, अलायंस पार्टनर भी जो मंत्रिमंडल का जो बंटवारा हुआ इस बार 2024 में, उसमें भी समीकरण के हिसाब से हुआ। अगर उस वर्ग से आप दे रहे हैं तो इस वर्ग से हम देंगे, तो बड़ा कैलकुलेटिव चल रहे हैं। और उसी कैलकुलेशन का नतीजा है कि अब हेमंत सोरेन नए दौर के नए मैकेनिज्म के साथ जेएमएम को संभालने वाला एक नया चेहरा है। मिथिलेश जी, हमने ये देखा है कई बार, 2014 से लेकर के अब 2025 आ चुका है, कई बार हेमंत सोरेन काफ़ी बारीकी तरीके से डैमेज को कंट्रोल करते रहे। जैसे उस समय आपको याद होगा विद्युत बरण महतो जेएमएम में हुआ करते थे, उस समय सविता महतो को राज्यसभा का टिकट देने की बात हो रही थी, जब प्रेमचंद गुप्ता को यहाँ से भेजा जा रहा था। 3 विधायक गायब थे, मथुरा प्रसाद महतो, जगन्नाथ महतो और विद्युत बरण महतो। उस समय हेमंत सोरेन ही लीड कर रहे थे। उस मामले से निकलने की बात हो, या फिर जब लॉबिन एम्ब्रम, जिनका टिकट इस बार काट दिया गया, वो अब जेएमएम में भी नहीं है, हेमलाल मुर्मू छोड़कर चले गए, साइमन मरांडी छोड़कर चले गए, अभी साइमन के बेटे दिनेश विलियम मरांडी भी छोड़कर चले गए, चंपाई सोरेन छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी छोड़कर चली गई। लेकिन हेमंत सोरेन अपने फैसले पर अटिग रहे। डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इस पर थोड़ा हेमंत सोरेन की रणनीति पर आप विस्तार से चर्चा करें। तो इस पे बहुत विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। हेमंत सोरेन ने इस मामले में आप देखिएगा कि एक सीधे सीधे एक ही रणनीति अपनाई। सबसे बड़ी रणनीति उनकी थी चुप्पी जी। किसी मुद्दे पे उन्होंने कभी भी किसी के इस्तीफे पे उनकी आलोचना नहीं की, कुछ नहीं किया कभी भी। हर बार वो चुप्पी साधे रहे। अंदर खाने जितना उनको डैमेज कंट्रोल करना था उन्होंने किया। लेटेस्ट की ही बात करें, चंपाई सोरेन जब गए तो चंपाई सोरेन के इस्तीफे पे हेमंत सोरेन ने कहीं कोई कटु वाक्य नहीं कहा और कभी कुछ नहीं कहा उनके बारे में। और हालांकि वो कई दिनों तक सरायकेला में जाके कैंप करते रहे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने चंपाई दा को या लोबिंदा को बिल्कुल कुछ नहीं कहा कभी भी। तो वो जो मतलब एक होता है ना, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो समय का इंतजार करते हैं और समय पे उचित बात करते हैं। तो लगता है कि हेमंत सोरेन उस लेवल पे आ चुके हैं जहां उनको पता है कि अगर कुछ बोलेंगे तो उसका कुछ असर, कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। कोई भी राजनेता जब बयान देता है किसी के बारे में तो उसका पॉजिटिव या निगेटिव कोई इफेक्ट होता है। जब वो कुछ नहीं बोलता है तो फिर उसकी चुप्पी के मायने वो अंदर खाने से पता चलता है, बाहर के लोगों को कुछ पता नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हेमंत सोरेन की। और सॉफ्ट स्पोकन है जी। बहुत ज़्यादा एग्रेशन सिर्फ वो तभी दिखाते हैं जब केंद्र पे हमला बोलना होता है जी, अदरवाइज बड़े आराम से बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण होता है राजनेताओं का, और वो जो गुण है
वो हेमंत सोरेन में आ चुका है और उन्होंने यही वजह है कि वो जो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा गुण है। ये आनंद सर, हमने ये भी देखा है कि हेमंत सोरेन जेएमएम के नेता हैं, उनके कैबिनेट में इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं, शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्णिमा नीरज सिंह, अंबा प्रसाद, कई अलग अलग दल, आरजेडी के संजय यादव, अनूप सिंह बेरमो के विधायक, अच्छे संबंध है और लगता नहीं है कि ये कोई अलग दल के हैं जिस तरह से कार्यक्रमों में साथ नजर आते हैं। तो ये हेमंत सोरेन की कुशल नेतृत्व का ये सॉफ्ट स्पोकन, जैसा मिथिलेश जी ने अभी कहा, तो ये चीज़ें थोड़ी राजनीति में कि भाई ये अलग दल का नेता है, साथ है गठबंधन में, हमें कई बार तीखे बयानबाजी भी हुई, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आती है इसको आप झारखंड की राजनीति में कैसे देखते हैं? कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई ये दोनों जेएमएम के नेता हैं या ये दोनों हेमंत सोरेन, अनूप सिंह, ये सब कांग्रेस के ही नेता हैं। तो इस पर सर थोड़ा कुछ। देखिए, इसमें मुझे जो दिखता है, हाँ। जैसा अभी मिथिलेश जी भी कह रहे थे कि जो लोग निकले जेएमएम से, जी पहले का भी इतिहास है जी जी और आज का अभी भी है जी एक्चुअली जेएमएम का अपना एक समीकरण है और एक जमीनी ताकत है जी। जो उसके चुनाव चिन्ह से अटैच है। जी वो तीर धनुष, जी। वो एकदम सेंटिमेंट में गया हुआ वो चुनाव चिन्ह है, भावनाओं से जुड़ा हुआ वो चुनाव चिन्ह है। तो एक तो जेएमएम को इसका फायदा है कि भाई कोई रहे कोई कहीं जाए, बड़ी मुश्किल और एक कुब्बत से चंपई सोरेन अपनी सीट बचा पाए जी। और उनका एक अपना जनाधार था तो बच गया। इतना इंटैक्ट समीकरण इस बार बन गया है इंडिया ब्लॉक का, जी। वो जो इनके अलग अलग वर्ग हैं, कि उसको क्रैकडाउन बीजेपी तभी कर पाएगी जब एक ट्राइबल वोट का एक बड़ा चंक उनके साथ जाएगा। जी। इस चीज को हेमंत सोरेन स्टैब्लिश कर दिया। अब इरफान बोलते हैं कि हम उनके हनुमान हैं। जी जी, ये हनुमान बनना पड़ रहा है और बिना हनुमान बने चलना भी नहीं जी। है। मैं बताऊं कि कांग्रेस की जो सीटें आई है वो कांग्रेस के सांगठनिक दक्षता के साथ, चीजों को बता रहा हूँ, और मुद्दों के साथ कांग्रेस अगर खुद चुनाव लड़े तो वो बड़ी साफगोई से मैं कहता हूँ कि कांग्रेस को वो स्थिति नहीं रहेगी जो स्थिति है। तो कांग्रेस ने तो देखा कि हम इनके नेतृत्व के आगे ही चल सकते हैं। तो अब उनके जो विधायक हैं, पिछले चुनाव में आप देखिए कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी की सभाओं के लिए लाइनें लगी हुई थी गठबंधन के। तो जैसा हम पहले कहा कि हेमंत सोरेन ने तो पहले अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया, तो इसलिए आज दिल्ली में भी जब कोई चीजें बात होती है तो बड़ा अपर हैंड में जेएमएम उठ करके बात करता है। मैं कह रहा हूँ उस कालखंड को मुझे याद है जब जेएमएम के जब दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर के उस शिबू सोरेन जी के दौर में बात होती थी तो संघर्ष से उपजे हुए नेता थे, तो बहुत सारी चीजों में जेएमएम कॉम्प्रोमाइज करता हुआ दिखता था और एक लगता था कि नहीं, नेशनल पार्टी से बात करने जा रहा है एक छोटा क्षेत्र बदल। और बड़े बड़े जगहों में हम तो कहें कि लालू यादव के समय में जो अलायंस था शिबू सोरेन का, चाहे उन जगहों पर था, तो बड़ा टैक्टफुली ये सप्रेस्ड हुआ पार्टी दिखता था, मतलब जिसको कि लगेगा कि मतलब झारखंड में एक जनाधार है फिर भी आप इसको दबा के रखे हैं, ठीक है। लेकिन हेमंत सोरेन ने इस पूरे मिथ को तोड़ा है और इस मिथ को तोड़ने के बाद एक बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे हैं। तो इनके जो अलायंस पार्टनर है उनकी मजबूरी है कि हेमंत सोरेन को सर्वमान्य नेता माने, उनके साथ एक बड़ा वर्ग खड़ा है। और दूसरी बातें हैं जो आपने मिथिलेश जी से पूछा था कि भाई कैसे टैकल कर लिया ये बड़े लोगों के का जाना, उनके घर का टूट जाना। मुझे लग रहा है जो भाजपा ने या जो उस समय अलग मामलों में जो इनको सजा हुई और जो जेल गए, तो एक सेंटिमेंट झारखंड के अंदर वो जेएमएम पैदा करने में बहुत सक्षम रहा और एक पॉलिटिकल पार्टियों को तो इसका माहिर और महारत होना चाहिए। क्या नारा कल्पना सोरेन उसी दौरान नारा दिया थी, झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। तो अब ये लगा जो जेएमएम के सपोर्टर हैं या जो है उनको लगा कि तो बड़ा अन्याय वाला मामला हो गया। तो अन्याय वाला जब मामला हो गया तो जो भाजपा के साथ जा रहे थे जेएमएम की तरफ से उनको लगा ये तो विपत्ति के समय पे छोड़ के भागने वाले लोग हैं, तो उनका तो उधर से अपना जो हिसाब किताब था और उनके साथ वोट वही था जो हेमंत सोरेन का जेएमएम का अपना जनाधार वोट है। तो अब जब वो फील्ड में गए तो उन चीज़ों में लगा कि ये तो भाई इस विपत्ति में जेएमएम को और हेमंत सोरेन को छोड़ रहा है, जेएमएम को हेमंत सोरेन को छोड़ रहा है। तो एक वो कार्ड चलने में भी जेएमएम बड़ा परिपक्वता से काम लिया और उसमें मिथिलेश जी वाली भी बात सही है कि बड़ा धीर गंभीर हाँ, और पार्टी बहुत धीरता के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ी, जिसका कि आपको चुनाव में परिणाम दिखा। मिथिलेश जी आपसे एक चीज और जोड़ देते हैं कि आनंद जी ने जो कहा कि अभी अपर हैंड में जी, मतलब कांग्रेस को बार बार ये कहना पड़ा है, चुनाव के पहले कांग्रेस के जितने भी प्रभारी आए झारखंड में उनको कहना पड़ा कि झारखंड में हमारा बड़ा भाई की भूमिका में हेमंत सोरेन है। पहली बार ये चीज देखने को मिली। मिथिलेश जी एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, संथाल में तो जेएमएम मजबूत है ही, कोल्हान में भी जेएमएम शुरू से मजबूत रहा है, लेकिन
2024 के चुनाव में कई ऐसी जगह हैं जैसे खूंटी का इलाका, गुमला का इलाका, गिरिडीह का इलाका, यहाँ मतलब जिस तरह से सीटें जीती और संख्या अभी 34 पहुंची, तो मतलब गुरुजी का आंदोलन जो उन्होंने पुराने समय में किया वो तो किया ही, लेकिन हेमंत सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए खूंटी, गुमला इन सब जगहों पे लगातार कार्यक्रम करते रहे। तो मतलब वो कौन सा ऐसा कारगर रहा कि गुमला जहाँ बीजेपी का गढ़ था, गिरिडीह बीजेपी का गढ़ था, ये सारा मतलब किला एक तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इसका ये एक फैक्टर नहीं है, इसमें कई फैक्टर है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ वो है गठबंधन जी। जिस तरह से गठबंधन हुआ जी। और इस बार एक चीज़ तो बहुत फूंक के लोगों ने कदम रखा कि जहाँ जो मजबूत है उसी को टिकट दिया। पहले ही ऐसा था कि ये मैंने लड़ा था, मैं दूसरे नंबर पे था तो मेरे को चाहिए। इस बार वैसी स्थिति नहीं करी इन लोगों ने, जहाँ जो मजबूत कैंडिडेट जिसका है उसको टिकट दिया। यही सबसे बड़ा समीकरण था इस बार। और दूसरा तो वो सेंटिमेंट वाली बात जो थी, जेल जाने के बाद जो सेंटिमेंट जुड़ा वो बड़ा काम कर गया। और दूसरा कि जो बीजेपी के विधायक के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, ये तीन चीज़ें मिला के ही वो सारी चीज़ें जो रिजल्ट आया है वो सारा रिजल्ट वही तीन फैक्टर ही है। ये नेशनल पार्टियों के साथ जब क्षेत्रीय क्षेत्रों का मुकाबला होता है तो देखिएगा पिच तैयार नेशनल पार्टियां करती हैं, चुनावी पिच जिस पर खिलाती है छोटे दलों को। मैं झारखंड में ठीक इसका उल्टा देख रहा था। मैं देख रहा था कि पिच पर खेल रही थी बीजेपी, जेएमएम के पिच पर। अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैया सम्मान का 2 महीने का पैसा बांट के चुनाव में गए जी। अब बीजेपी के को घोषणा करना पड़ा कि हम 2700 रुपया देंगे या 2500 देंगे, 2100 देंगे, फॉर्म भी भरवाए जा रहे थे तो 2100 देंगे। अब आप जैसे ही 2100 पे आप गए तो एक तो इन्होंने अपना पता खोल दिया। अब अभी ये 2100 से 2200 नहीं बढ़ सकते थे, हाँ, लेकिन ये तो सीधे 2500 में आ गए। तो मुझे दिख रहा था कि भाई अच्छा। और आप देखिए कि चूंकि ऑनगोइंग स्कीम्स थे, वो घोषणा चुनाव से पहले हो गया था, तो जिन इलाकों में चुनाव था उन इलाकों में 2-4 दिन पहले पैसा आना था, मतलब अकाउंट में गिर रहा था पैसा लोगों का। तो बीजेपी पूरी तरह से जेएमएम जहां खिला रही थी वहां खेल रही थी, अब पूरे फील्डिंग में ही व्यस्त। हार के बाद बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान भी आया कि मैया सम्मान योजना भी हमारे हार का कारण रहा। हाँ, तो वो एक है। और इसमें कहें कि राजनीतिक परिपक्वता हेमंत सोरेन ने। सर चलते चलते एक आखिरी सवाल भी आप दोनों से पूछना चाहेंगे। 2014 के एक वाक्य का जिक्र करना चाहते हैं जो हेमंत सोरेन से जुड़ा है, शिबू सोरेन से भी जुड़ा है, और उस वक्त के नेता थॉमस हांसदा जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे संताल के। जब विजय हांसदा को 2014 में टिकट दिया जा रहा था लोकसभा का, साइमन मरंडी नाराज हो गए। वो अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और उन्होंने पार्टी भी छोड़ी। लेकिन देखिए आज साइमन भी जेएमएम में थे उसके बाद, और विजय हांसदा ये तीसरा टर्म सांसद का पूरा कर। तो इस तरह के फैसले सूझबूझ कि भाई थॉमस हांसदा मेरे पिताजी की हमेशा राजनीतिक लड़ाइयाँ दोनों के बीच होती रहती थी, और उसके बाद उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराना, मतलब कितना बड़ा डील होता होगा, क्या इक्वेशन सेट करते होंगे? थोड़ा सर इस पर भी मतलब हमारे दर्शकों को एक बात। देखिए, एक तो विनिंग एटीट्यूड के साथ हेमंत सोरेन ने पूरे पॉलिटिकल चीज़ों को देखा है जी। इसको फिर आप जोड़ लीजिए लुइस मरांडी का जी, लुइस भी आ गई। हाँ, लुइस मरांडी का ना, दोनों चीज़ों को मिलाइए और फिर टिकट देना। हाँ, और फिर यहाँ तक हल्ला चलना कि फिर वो मंत्री बनेंगे। ये भी जब कैबिनेट बन रहा था तो हेमंत सोरेन ने अलायंस पार्टनर को भी कहा 2-4 सीटों पर, जो मेरी अपनी खबर है। तो उन्होंने इवन की जो कैंडिडेट कांग्रेस दे रही थी या फिर माले के साथ जो अलायंस था CPI-ML के साथ, उसमें जो एक जगह 2-3-4 सीटों पर जो जीत था, जैसे राधनवार वाली सीट में, तो हेमंत सोरेन का साफ कहना था कि भाई अगर विनिंग में हो, अपर हैंड में हो, तब वो सीट लो। जबरदस्ती का मतलब जिसको लेकर के सीट की संख्या बढ़ा लेना। और जब भी हम कांग्रेस के नेता से बात करते थे तो कहते थे कि नहीं, हमको तो एकदम इस बार 35 सीट तो देगा ही देगा, 38 सीट तो देना तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि समा भी बनाना है। तो उस सारे समा को हेमंत सोरेन ने बनने नहीं दिया। बोला भैया हमको दिख रहा है कि तुम 28 सीट में ठीक हो, 29 सीट में ठीक हो, उतना लीजिए, संतोष कीजिए। हाँ, 56 हम लेंगे। हाँ, अब उनके 2-4 कैंडिडेट 1-2 जगह में फ्रेंडली फाइट हो गया। तो उस फ्रेंडली फाइट में भी कई जगह जैसा अब शुरू जब हो जाएगा ना ये काम, तो शुरू होता है आप लड़ लिया तो हम भी लड़ लेते हैं, चलिए। उस समय जब हम लोग कवर कर देते थे वहाँ तो आपका भी उतर गया तो हम भी उतार देते हैं, वहाँ तो माले भी उतार दिया उसका भी उतार देते थे। तो ये यहाँ के नेताओं से बात नहीं कर रहे थे कि जो चीज़ें चल रही थी आउट ऑफ वे जा करके, उसमें बात कर रहे थे केंद्रीय लीडरशिप से हेमंत सोरेन विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चीज़ें अगर इस दौर से चलेगी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में। तो एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने में भी कभी नहीं हिचके, जैसा थॉमस हांसदा को टिकट दे। जी आप कुछ
हाँ, विजय हांसदा वाली जो आप बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ खाली बता दें, जो हमने उस विजय हांसदा पे थोड़ा सा काम किया था चुनाव के पहले जी। तो ये था कि विजय हांसदा कांग्रेस के सताए हुए थे, लेकिन कभी वो चुनाव वगैरह में आए नहीं थे, सीधा नहीं आए थे। हाँ, सांसद ही बन गए वो। नहीं, उन्होंने पहले कांग्रेस से ही टिकट मांगा। हाँ। काफी दिनों तक दिल्ली की दौड़ लगाई, लेकिन दिल्ली ने उनको बिल्कुल भाव नहीं दिया। लास्ट में जब वो निराश हुए तो बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने, सॉरी जेएमएम के एक स्थानीय नेता ने उनको मुलाकात हेमंत सोरेन से करवाई, और हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद हुआ कि आप आ जाइए, वहाँ आपको टिकट दे देंगे। तब जाके वो आए थे, और उसके बाद तो फिर जो हुआ वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है उसका। तो साथियों, ये जो चर्चा रहा, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय महाधिवेशन आज खत्म हो जाएगा, लेकिन इस केंद्रीय महाधिवेशन की सबसे बड़ी खबर जो वही है कि शिबू सोरेन की जगह अब केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन लेने जाएंगे। हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व पर हमारे दोनों साथियों ने, वरिष्ठ साथियों ने बताया कि कैसे हेमंत सोरेन आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, कैसे जेएमएम जो 53 साल 54 साल की पार्टी होने के बाद लगातार राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज हो पाई है। आज के लिए इतना ही, हम सभी को दीजिए इजाजत, और तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।